हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सीटेट हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जामिनेशन 2020 तो हम देखेंगे कि सीटेट के कुछ टिप्स आपको बताएंगे कैसे आप क्रैक करें जो आपके लिए कारगर सिद्ध हो सीटेट के लिए। और इसमें आपको फोकस किस पे करना है एग्जाम पे, तो किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दो क्वेश्चन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और आपको पता होगा, आपने एग्जाम अगर दिया होगा सीटेट का, तो किस बेस पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पहले हम उस पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको सारे टिप्स सीटेट क्रैक करने के प्लस आपको ध्यान देने योग्य बातें बताएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दो क्वेश्चन ही आपको समझा देंगे कि सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप होते हैं। आपका मस्ट क्या है, क्या पढ़ना है आपको, आप क्रैक कर सकते हैं एग्जाम बिना कोचिंग के। सीटेट एग्जाम बिना कोचिंग के आप क्रैक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, पहले हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ईवीएस के दो क्वेश्चन हमने उठाए हैं और इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सीटेट के स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको कैसी स्ट्रेटजी तैयार करनी है क्रैक करने के लिए सीटेट एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा था आपका, इसमें आपको समझना क्या है, इसमें सीटेट में सिर्फ आपका दिमाग, बुद्धि, विवेक इस पे निर्भर है, ये रटंत विद्या पर बल नहीं देता है। तो सीटेट में आपको अपनी दुनिया से जोड़कर क्वेश्चनों को आधार मानना पड़ेगा, तभी आप सीटेट आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप सपोज दैट मानिए कि आप एक टीचर हैं, मानिए क्या आप होने वाले टीचर हैं, भावी टीचर हैं, तो आपको पता है कि बच्चों को डील कैसे करना है, स्टूडेंट को डील कैसे करना है और क्या क्या रूल कहता है। एनसीटीई के रूल आपने पढ़ा होगा, एनसीएफ की रूपरेखा आपने पढ़ा होगा और पेडागॉजी आपने पढ़ा होगा। तो इस पे आपको ध्यान देने की बस जरूरत है। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन देखकर मत जाइए कि बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन बड़े होते हैं, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन, क्योंकि अब इसका पैटर्न धीरे धीरे लेटेस्ट होता जा रहा है सीटेट का। ऑप्शन तो आपको दिया रहेगा, उसके बाद भी ऑप्शन आपको दिया रहेगा ABCD करके। तो ABCD करके दिया रहता है, ABC सही है कि CD सही है कि बोथ सही है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, उपयुक्त ऑप्शन को ढूंढने की जरूरत है कि ऑप्शन राइट कौन सा होगा। बस आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। सीटेट आप बिना कोचिंग के क्रैक कर सकते हैं। और कोचिंग में जो आपके सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक अभियोग्यताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम दो क्वेश्चन को समझाने का मतलब ये है कि आपको अंदर से मोटिवेट करना कि आप कर सकते हो, सीटेट एग्जाम क्रैक कर सकते हो, लेवल फर्स्ट भी और सेकंड भी। सिर्फ आपको थोड़ी सी जरूरत है समझने का। तो नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो आपको नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनके आधार पर दृष्टि श्रेष्ठ होती, सबसे ज्यादा दृष्टि किसकी श्रेष्ठ होती है, वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी
अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं, 4 गुना अधिक देख सकते हैं मनुष्यों की तुलना में। आपको अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है कौन सा सही हो सकता है। मधुमक्खी, मच्छर, तितली। पहला ऑप्शन ये है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो क्या ये सही होगा? नहीं। मधुमक्खी, मच्छर, तितली मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को नहीं देख सकते। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर बी, बाघ, तेंदुआ, सांड। क्या ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? नहीं। बाघ, तेंदुआ की अगर बात करें, सांड की, तो मनुष्य की तुलना में अगर कहा जाए 4 गुनी अधिक दूरी तो इम्पॉसिबल। ये मनुष्य के समकक्ष तो देख सकते हैं, लेकिन तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख पाना इनके लिए संभव नहीं है। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, सांप, रेशम कीट, छिपकली। तो क्या छिपकली मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को देख सकती है? नहीं। रेशम कीट देख सकता है? नहीं। सांप देख सकता है? नहीं। तो क्या ये ऑप्शन राइट होगा? नहीं। ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चील, गरुड़, गिद्ध। तो हाँ, चील को आपने देखा होगा, किसी ने अगर देखा हो तो। गरुड़ और गिद्ध अगर इनकी बात करें तो ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। गरुड़ और गिद्ध। आपका गिद्ध की जो आपकी नेत्रों की देखने की जो क्षमता है नेत्रों से, वो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को वो देख सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका होगा चील, गरुड़ और गिद्ध। आपका कोई आंसर सही होगा। तो आपको इसमें 3 रॉन्ग मिले, सही कौन सा मिला? चील, गरुड़ और गिद्ध। तो इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो ठीक है, नहीं कभी कभी ऑप्शन एक दूसरे के ABC करके ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें दे देता कि उपयुक्त में से कौन सा उपयुक्त है, ABC, AB या CD या ओनली D। तो ओनली D ऑप्शन सही होता आपका। अब ऑप्शन के अंदर से भी क्वेश्चन ऑप्शन दिया जा रहा है, तो इसलिए टाइम भी ज्यादा लग रहा है सीटेड में, और इसको मैनेज करने का तरीका यही है, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद सोचिए जल्दी से और आंसर को टिक करिए, क्योंकि इसका पेपर भी, पैटर्न भी लंबा है, क्वेश्चन तो बड़े मिलते हैं लेकिन आसान। सिर्फ आपकी बौद्धिक क्षमता पर डिपेंड है, तो आप आसानी से पकड़ ले जाएंगे आंसर को। तो इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है कि ऑप्शन के अंदर भी ऑप्शन आप देखने को आपको मिले होंगे 2019 वाले एग्जाम में। उसके पहले भी 1-2 रहते थे, इस बार तो पूरे के पूरे ऑप्शन के अंदर ऑप्शन। तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सीटेड में अच्छे से स्कोर गेन करने की जरूरत है बौद्धिक क्षमता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को कहता है कि अपने घर की जो रद्दी सामग्री है उससे कोई ना कोई वस्तु आप बनाकर प्रस्तुत कीजिए। तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। क्या जानना अभिप्राय नहीं है? सबसे पहले आपका बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, ये अभिप्राय नहीं है। नहीं, ये है। इससे क्या, रद्दी सामग्री से आप पुनः उसका उपयोग किस फॉर्म में करेंगे, किस के लिए उपयोग करेंगे, किस सामग्री को बनाएंगे रद्दी कागज से, तो ये है बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो ये समझने देना बात सही है। तो इसमें कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को ये भी ध्यान देना, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है,
पूछा ये नहीं गया है कि शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय है। तो कुछ लोग गलती ये भी सीटेट में करते हैं। मेरे 2 क्वेश्चन का मतलब ये है, थोड़ी सी बातें आप इधर और आपको बाद में बताई जाएंगी कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है सीटेट क्रैक करने की। तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, ट्रेंडिंग में है, तो नहीं पे आपको फोकस करना है पे नहीं। तो आप नहीं मत भूलिएगा, अब तो ब्लैक से लिखा रहता है बड़ा बड़ा, तो आप समझ जाइएगा अभिप्राय नहीं है, तो अंडरलाइन भी दिया रहता है कभी कभी। तो अभिप्राय नहीं है तो नहीं है, नहीं पे जरूर फोकस करिएगा, है पे नहीं, नहीं पर जरूर फोकस करिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट आपका इसमें आता है, ये तो है भाई, पुनः चक्रण रद्दी, सामान से कोई सामान नया बनाएंगे तो इसका उपयोग पुनः हो रहा है और पुनः रूपांतरण भी हो रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। तो इसमें हमको ढूंढना क्या है, नहीं है, अभिप्राय नहीं है। नेक्स्ट आपका श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। तो रद्दी कागज से कोई सामान बना ले तो इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी वही है। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग, ये गलत होगा, क्योंकि आप इससे इसका मूल्यांकन या आकलन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई रद्दी सामग्री से आपका नई सामग्री बना दे तो इससे आकलन पूरा संपूर्ण नहीं होता है, ना ही उसका संपूर्ण मूल्यांकन हो पाएगा विद्यार्थी का। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। नेक्स्ट ऑप्शन कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी करना। बात सही है, जो आपकी रद्दी सामग्री थी उसकी वस्तुओं की प्रदर्शनी करना, ये भी हो सकता है, ऑप्शन सही है। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ये भी है, क्रिएटिव माइंड विकसित करना, बच्चों में सृजनशीलता का भाव विकसित करना। शिक्षक ने विद्यार्थियों की सृजनशीलता का भी विकास किया कि कौन सृजनात्मक बालक है। तो इस आधार पर ऑप्शन कौन सा गलत होगा, श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि आप एक रद्दी सामग्री से अगर बालक नई वस्तु को बना ले जाता है तो वो सृजनात्मक बालक की श्रेणी में आएगा, श्रेष्ठ विद्यार्थी की श्रेणी में नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ विद्यार्थी होने के लिए उसका आकलन और मूल्यांकन दोनों जरूरी है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन का मतलब है, एक नहीं पे फोकस करना, प्लस आपको उपयुक्त अपनी सोच समझ बौद्धिक क्षमता को सोच समझ के आंसर पे टिक करना, और आगे की रणनीति के बारे में हम साझा करते हैं। तो आपको ध्यान किस पे देना है, इस बात पे साझा करते हैं। तो आपको एनसीएफ की रूपरेखा आपको पता होनी चाहिए, एनसीएफ 2005, एनसीटीई की गाइडलाइंस और पेडागॉगी आपको विशेष पकड़ होनी चाहिए सीटेट के लिए। तो पेडागॉगी आपका मैथ में भी है, ईवीएस में भी है, हिंदी में भी है, साइको में भी है। तो आपको शिक्षा शास्त्र पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कैसे होगा, तो ये हम आपको बताते हैं। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए दोस्तों, शेयर भी करिए। हम आपके लिए सीटेट की क्लासेस उपलब्ध कराने वाले हैं। आज पहले हम स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए सीटेट क्रैक करने के लिए। आपके पास बचे हैं 2 महीने, तो 2 महीने का सदुपयोग करिए और इस लॉकडाउन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, सीटेट में अच्छा स्कोर करने के लिए आप अभी से तत्पर हो जाइए। तो सीटेट में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपके फोकस किस पे होनी चाहिए, ऑल सब्जेक्ट पे। जितने भी ऑल सब्जेक्ट आपके सीटेट में हैं, अगर आपने फर्स्ट लेवल प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या जूनियर लेवल की, तो दोनों के लिए आपको स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी। ऑल सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ऑल सब्जेक्ट पे फोकस, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट के फोकस करने पे कुछ नहीं होगा। तो दोनों यानी फर्स्ट लेवल, फर्स्ट पेपर आपका और सेकंड पेपर,
दोनों को अच्छे से आपको ऑल सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और दूसरी बात आपकी क्या है, बुक्स, और कुछ लोग पूछते हैं कौन सी बुक्स ली जाए और कौन सा आपका किया जाए सीटेट की प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट पे फोकस करिए। बुक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो बुक्स आपको जो समझ में आए वो मार्केट में लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि इस राइटर की लीजिए कि ये ज्यादा बेटर है, आपको जिससे समझ में आए, जिसकी इजी लैंग्वेज है वो ले सकते हैं। तो अगर आप बुक्स भी नहीं लेते हैं तब भी आपका सीटेट क्रैक हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पहले के उठा के प्रश्न पूरे ईयर के सॉल्व पेपर, यानी आपको जब से सीटेट कराया जा रहा है तो जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, उनको सॉल्व करिए। और दूसरा, अगर आप बुक्स लेते हैं तो अच्छी बात है, उसको पढ़िए। और बुक्स में आप एनसीईआरटी का यूज कीजिए, एनसीईआरटी बुक्स। और नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट, डेली आप एक प्रैक्टिस सेट करिए। प्रैक्टिस सेट डेली एक प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए, डेली प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए। तो ऑल सब्जेक्ट पे फोकस करना है। बुक्स एनसीईआरटी ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आप जो भी पसंद आए, तो क्रैकर का ले सकते हैं, अरिहंत या क्रैकर से आता है एक। यूथ पब्लिकेशन का ले सकते हैं, उपकार ले सकते हैं, जो आपको समझ में आए। प्रैक्टिस सेट में कुछ नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी है बस। डेली आप पांचों सब्जेक्ट पे फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। और हाँ, प्रैक्टिस सेट करते वक्त आप आंसर मत देखिए, पहले अपने आप प्रैक्टिस सेट करिए, फिर बाद में आंसर को मैच करिए, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत। जो गलत हो रहे हैं उन पे फिर से फोकस करिए। ये रूल है आपका प्रैक्टिस सेट का। तो डेली आप प्रैक्टिस सेट करिए, एक प्रैक्टिस सेट डेली। जिसे दोनों पेपर, बोथ पेपर देना है, वो आपकी दोनों की प्रैक्टिस सेट करे। तो आपके 10 हो जाएंगे इसमें। तो 10 में हम बता रहे हैं आपको 10, मान लो 5 आपके प्राइमरी के, 5 जूनियर के। जो कॉमन सब्जेक्ट है उनका एक ही करिए प्रैक्टिस सेट, दोनों में करने की जरूरत नहीं। कॉमन सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी आपका है, तो कॉमन सब्जेक्ट पे आप किस पे फोकस करेंगे, एक ही प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसा साइकोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत या इंग्लिश में एक हो गया आपका। और जरूरत है क्या, जो साइंस साइड है, साइंस ग्रुप से, तो वो साइंस और मैथ करता रहे। तो जो कॉमन है, जैसे आपका साइकोलॉजी का कॉमन है तो साइकोलॉजी आप करिए। दूसरा आपका हिंदी का कॉमन है। तीसरा संस्कृत या इंग्लिश में से, तो संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक। ये तीनों पेपर जो कॉमन है वो एक एक प्रैक्टिस सेट करिए। और जो आप आर्ट ग्रुप से हैं तो आप सोशल स्टडी का करिए। और जो आपका साइंस ग्रुप का है वो साइंस और मैथ कंपलसरी करें। तो प्रैक्टिस सेट इज मोस्ट। देन आपको करना क्या होगा, इतना तो आपका इसमें कुछ नहीं, ये तो सब जानते हैं कि हमको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस सेट डेली करना है। डेली आप करिए, 2 महीने हैं तो 2 महीने में प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से 30, अगर 15 सेट आपने कर लिया एक महीने में, 15 दूसरे महीने में, तो 30 प्रैक्टिस सेट, तो आपका ऐसे ही क्रैक हो जाएगा एग्जाम। सिर्फ आपको माइंड मेकअप की जरूरत है, उसके लिए हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। बुक्स में आप कोई भी बुक्स यूज कर सकते हैं सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। और पेडागॉगी के लिए आपकी अलग से जो बुक आती है उसको देख लीजिए। पेडागॉगी के लिए अगर आपने बीटीसी किया है, बीएड किया है, उसमें ही आपके सारे रूल बताए गए होंगे, शिक्षण के सिद्धांत बताए गए होंगे, तो वो वाली बुक्स आप देख लीजिए। साइकोलॉजी की हटा के, वो तो साइकोलॉजी में काम करेगा। जो 8 आपकी बीटीसी में 8 बुक्स थी उनको एक बार देख लीजिएगा। और प्लस बीएड में जो पेडागॉगी है वो सारी बुकें आप पढ़ लीजिए आपके पास हो तो। और दूसरा आप एनसीईआरटी का यूज कर लीजिए, इसमें भी क्वेश्चन साइंस से फंसते हैं आपके, जो बुक्स अगर यूज करेंगे तो। और दूसरी बुक्स जो मार्केट में उपलब्ध हो, अगर आपको इजी लगे
उसका यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से प्रैक्टिस सेट इज इसमें मोस्ट, और इसमें कोचिंग करने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है सीटेट क्रैक करने के लिए। सीटेट में आपका टेट बेस का ही पढ़ाया जाता है, जो रियल होता है वो टेट बेस का ही पढ़ाया जाता है। और सीटेट की कोचिंग अगर देखा जाए तो 20% लोग सीटेट की अच्छी तैयारी कराते हैं, 80% लोग सीटेट की तैयारी टेट के आधार पे कराते हैं। तो इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। पूछा क्या जाता है, शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, पेडागॉगी ज्यादा पूछी जाती है, हर सब्जेक्ट में 10-5 नंबर का इजी क्वेश्चन आ जाता है वो अलग से। तो ये हो गई स्ट्रेटजी। नेक्स्ट आपको इतना आपने समझ लिया होगा, आपको डेली प्रैक्टिस सेट करना है, फोकस भी ऑल सब्जेक्ट पे करना है। और नेक्स्ट आपको कॉमन सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट मैंने बता दिया। और देन आपको करना क्या होगा, डेली आपको करना क्या होगा, फोकस। देखो, और मार्क्स गेन कहाँ से करोगे जिसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आपका है एनसीएफ यानी रूपरेखा, राष्ट्रीय रूपरेखा 2005। इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया। दूसरा एनसीटीई की गाइडलाइन, जो इनकी गाइडलाइन, जो एनसीटीई क्या कहते हैं, तो उसकी गाइडलाइन आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आपका अच्छा होगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की गाइडलाइन के बारे में। दूसरा आपने पढ़ लिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, वो हो जाएगा। तीसरा आपका सीबीएसई की गाइडलाइन जो बच्चों के प्रति है, बालक के प्रति, उसको आप सीबीएसई केंद्रीय यानी सेंट्रल बोर्ड की आपने पढ़ लिया तो उससे भी आपका फायदा रहेगा। इसमें सिर्फ गाइडलाइन देखनी है कि किस पे बल दिया गया, किस पे फोकस किया गया बालक और शिक्षक के बीच। तो इसमें आपको ये पता चलेगा हमको डील कैसे करना है, स्टूडेंट को डील कैसे करना है। नेक्स्ट आपका आता है चौथा पॉइंट ये कहता है कि आपको जितनी भी शिक्षा नीति हैं उनको एक बार पढ़ना चाहिए, और फिर आपको जितनी भी योजनाएं हैं बेसिक शिक्षा अधिनियम से लेके वो सारा आपको पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ना चाहिए आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको एक बार देखना चाहिए 1986, ये एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट आपको अब बताते हैं आपको ध्यान किसमें देना है। एनसीएफ यानी राष्ट्रीय, इसके 5 जो मुख्य कारण हैं उन पे ध्यान देना है। जो एनसीएफ के 5 गाइडलाइन है उन पे ध्यान देना है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005, जो आपका एनसीएफ के 5 गाइडलाइन है उस पे ध्यान देना है। राष्ट्रीय रूपरेखा पाठचर्या 2005, इसको राष्ट्रीय क्या कहते हैं, राष्ट्रीय रूपरेखा पाठचर्या 2005 हिंदी में बोलते हैं। तो एनसीएफ की 5 गाइडलाइन क्या कहती हैं इनके बारे में हम बताते हैं, आपको ध्यान किसमें देना है। दोस्तों समझ में आ रहा हो सब्सक्राइब करिए, तभी हम सीटेट की क्लास स्टार्ट करेंगे आपकी डेली। और जितने भी आपके वीडियो मेरे यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं सीटेट से रिलेटेड वो एक बार जरूर देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। उससे उस बार 2019 में एग्जाम में कुछ क्वेश्चन फंसे थे सीटेट एग्जाम में, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। एनसीएफ का रूल क्या कहता है, सबसे पहला गाइडलाइन अगर कहा जाए तो बच्चों को रटंत विद्या ना दिया जाए। एनसीएफ का पहला रूल कहता है, पहली गाइडलाइन कहती है एनसीएफ की राष्ट्रीय रूपरेखा पाठचर्या 2005, पहला रूल कहता है कि बच्चों को रटंत विद्या पर बल ना दिया जाए और ना ही उन्हें किताबी ज्ञान का ही बनाया जाए, मतलब किताबी ज्ञान का कीड़ा एक तरह से कहा जा सके उसको ना बनाया जाए, उनको बाहरी दुनिया से भी जोड़ा जाए। तो पहला कहता है रटंत विद्या पर बल ना दिया जाए, रटंत विद्या पर बल, बालक को रटंत विद्या पर बल ना दिया जाए।
पहला रूल कहता है रटन विद्या पर बल ना दिया जाए एनसीएफ का। दूसरा कहता है आपका ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कौशलात्मक या ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्रियात्मक रूप से तैयार किया जाए। रटंत विद्या पर बल ना दिया जाए, इनको बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए, कि सिर्फ ये नहीं कि रट डालें, सब्जेक्ट को रट डालें, इसमें नहीं, इनके दैनिक जीवन में शैली से जोड़ा जाए, इनकी दैनिक जीवन शैली से जोड़ा जाए। किससे? दैनिक जीवन शैली से। अपने भावों और अपने विचारों से अभिव्यक्ति करें किसी टॉपिक को। रटने पर बल ना दिया जाए, अपने भावों और विचारों से अभिव्यक्ति करें जो उनका सिलेबस है, पाठचर्या है, तो ये कहा गया, और इनकी दैनिक जीवन शैली से जोड़ा जाए पाठ्यक्रम को। दूसरा है पाठ्यक्रम को दैनिक जीवन शैली से जोड़ा जाए, और दूसरा है इनको भारी भरकम बोझ ना दिया जाए। जो जिस योग्यता अनुसार हैं उनको वो पाठचर्या उपलब्ध कराई जाए, पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाए जिस योग्य हैं ये, और भारी भरकम बोझ ना दिया जाए, और इन्हें दंड ना दिया जाए, बल्कि हतोत्साहित ना किया जाए, बल्कि इन्हें प्रोत्साहन द्वारा समझाना चाहिए। तो कहीं दंड का ऑप्शन दे दिया जाए तो कतई वो ऑप्शन सही नहीं होगा, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इनको किससे? प्रोत्साहन या उपहार देकर इनको क्या करना चाहिए? अभिप्रेरित करना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहन या उपहार देकर अभिप्रेरित करना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए। एनसीटीई की गाइडलाइन भी कहती है दंड पे बल नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आपका ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्रियात्मक हों, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्रियात्मक हों, जितने बच्चे हों वो क्रियात्मक रूप से सीखें, क्रियात्मक हों, किताबी ज्ञान से ना जोड़ा जाए, जो किताबी ज्ञान है उससे ना जोड़ा जाए, किताबी ज्ञान से ना जोड़ा जाए। तो किताबी ज्ञान नहीं और रटंत विद्या नहीं, दैनिक जीवन शैली से जोड़ा जाए, और क्रियात्मक रूप से इनको किसमें? क्रियात्मक ढंग से इन्हें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, क्रिया करके सीखें, कुछ काम करें, कुछ जो पाठ्यक्रम पे है उस पे फोकस करें, करके सीखना, पहले करें करके सीखना, यानी क्रियात्मक रूप से सीखें, क्रिया करके सीखें, और किताबी ज्ञान पे बल ना दिया जाए कि सिर्फ जितना किताब में लिखा है कि बच्चा बस उतना पढ़ ले, बस हो गया ज्ञान, ऐसा नहीं, क्रियात्मक रूप से जोड़ा जाए, किताबी ज्ञान पर बल ना दिया जाए बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट एनसीएफ का क्या कहता है? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रजातांत्रिक ज्ञान का निर्माण करने दिया जाए, शासन व्यवस्था से परिचित कराकर कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रजातांत्रिक ज्ञान दिया जाए, कि प्रजा के हित के लिए जो ज्ञान दिया जाए, पूरे समाज के लिए ऐसा ज्ञान उपलब्ध कराना चाहिए जिससे शासन व्यवस्था से परिचित कराना चाहिए, जो शासन व्यवस्था चल रही है उससे परिचित कराना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अधिगम बच्चों की मानसिक एवं तार्किक अभियोग्यताओं को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। जो अधिगम है बच्चों की, मैंने बता ही दिया आपको, अधिगम है जो, अधिगम मतलब सीखना, जो ज्ञान है बच्चों की अभियोगात्मक और तार्किक ज्ञान के आधार पर उपलब्ध कराना चाहिए। जो पाठ्यक्रम हो वो उद्देश्य से पूर्ण होना चाहिए, जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हितकर हो। जो पाठ्यक्रम है वो क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम उद्देश्य से पूर्ण होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। और दूसरा अधिगम जो है वो उनकी अभियोग्यता और क्षमता और बौद्धिक क्षमता के आधार पर दिया जाना चाहिए। मानसिक एवं तार्किक योग्यताओं को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। अधिगम मानसिक और तार्किक क्षमताओं को ध्यान रखकर दिया जाना चाहिए। जो बच्चों को सिखाया जाए उनकी मानसिक स्थिति
और तार्किक बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर अधिगम यानी सिखाना चाहिए। अगर मान लो वो फर्स्ट क्लास का है, नर्सरी क्लास को उसको हमने 5 लेवल की चीज बता दिया, तो उसके स्तर में थोड़ा क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, उसकी रुचि में भी परिवर्तन हो जाएगा, उसे सीखने में क्या आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। तो उसकी मानसिक स्थिति और तार्किक क्षमता, अगर उसकी तार्किक क्षमता अच्छी है तो उस आधार पर उसका क्या कराना चाहिए, अधिगम कराना चाहिए। मानसिक और तार्किक क्षमताओं को ध्यान में रखकर अधिगम कराना चाहिए बालक का। तो आपको एनसीएफ के रूल ये कहते हैं कि रटन विद्या पर बल नहीं देना चाहिए, जीवन शैली से जोड़कर शिक्षा, क्रियात्मक रूप से जो ज्ञान दिया जाए, किताबी ज्ञान पर बल ना दिया जाए। प्रजातांत्रिक के लिए, जो प्रजातंत्र के लिए हितकर हो, उस पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। अधिगम में मानसिक और तार्किक योग्यताओं को ध्यान में रखकर अधिगम कराया जाना चाहिए बच्चों को। दूसरा है पाठ्यक्रम उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और प्रिय लगना चाहिए, रुचिकर हो, जो बच्चों के लिए रुचिकर भी हो उसको भी ध्यान देना है। और बच्चों को समय समय पर प्रेरित करना चाहिए, दंड ना देकर उन्हें क्या पुरस्कृत करना चाहिए, पुरस्कार के स्वरूप और प्रोत्साहित करके। बच्चों को कतई हतोत्साहित ना करें, तो चाहे अभिभावक की दृष्टि से पूछे क्वेश्चन या शिक्षक की, तो शिक्षक की दृष्टि से जहां पे स्टूडेंट को गलत लगता है वो ऑप्शन आपके रॉन्ग होंगे। जहां पे उसके लिए भलाई के लिए हो, हितकर हो, अभिप्रेरित करे, वो ऑप्शन हमेशा सही होंगे। सीटेट का यही फंडा है कि सीटेट में आपको एक शिक्षक की दृष्टि से आपने ट्रेनिंग ले लिया है, अब आप उस योग्य हो चुके हैं कि बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करें, आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करिए। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए और शेयर भी करिए दोस्तों। तो सीटेट में अगर कोई कहे कि हम कैसे आपका क्रैक करना है, तो क्रैक करने का बस यही फंडा है, प्रैक्टिस सेट करिए और एनसीएफ 2005 को भी ध्यान में रखिए, पेडागॉजी अच्छे से करिए। पेडागॉजी के लिए आपको पूरे बौद्धिक क्षमता के आधार पर, तर्क संगत के आधार पर जो ऑप्शन सही हो उस पे आपको टिक करना है। इसका मंत्र यही है कि आपको अपनी जीवन शैली के आधार से जोड़कर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपके सारे आंसर राइट हो जाएंगे दोस्तों। तो सीटेट की क्लास के लिए अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।